आपका नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ फिर से स्वागत है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल करियर अपडेट आईटीआई एग्ज़ाम, जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। आप देख रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि नई दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है, जो पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों से वैकेंसियां हैं, जिसमें तकनीकी और ट्रेड्समैन के कुछ पद हैं। जो आज के समय में अभी तक जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के 1400 से अधिक पद निकले थे, उससे ज़्यादा पद इस विज्ञप्ति में निकले हुए हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ड्राइवर पदों के लिए वैकेंसी है। और ट्रेड्समैन के लिए अलग अलग वैकेंसियां भी इस वैकेंसी के साथ या नोटिफिकेशन के साथ में वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिसकी ऑनलाइन तारीख 27/3/2023 से स्टार्ट हो रही है और अंतिम तारीख 25/4/2023 से जो कि गवर्नमेंट सीआरपीएफ के द्वारा किया गया है। जैसे सीएससी एसएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करने के टाइम जो भी पेपर कराने का शेड्यूल या जो कुछ रहता है वो अपना जारी कर देता है कि कब क्या कराना है, वैसे ही सीआरपीएफ ने भी अपना आवेदन की तारीख, अंतिम तारीख और उसके साथ में प्रवेश पत्र डाउनलोड की तारीख को निर्धारित कर दिया गया है सीआरपीएफ के द्वारा, जो कि 20 जून 2023 से 25/4/2000 यहाँ पर मिस प्रिंट शायद हुआ है। इसमें जो है यहाँ 25 जून दिया हुआ है, जो कि मिस प्रिंट शायद लग रहा है। 20 जून के आसपास जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 1 अप्रैल से 1 जुलाई से और 13 जुलाई के बीच में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आओ देखते हैं कि यह वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस वैकेंसी को ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन जो है फॉर्म भरने का कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक माप तौल परीक्षा, ये पीटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट वगैरह इसमें परीक्षा उपरांत आपके कराए जाएंगे। इसमें तकनीकी पद हैं और ड्राइवर से संबंधित पद हैं। और जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वह सीआरपीएफ की वेबसाइट www.crpf.gov.in पर जाके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वेतनमान जो इसका निर्धारित किया गया है वह सी ग्रुप के अंतर्गत है और 21,700 से 69,100 रुपये वेतनमान है। रिक्तियों की संख्या 9,000 है। इसमें 9212 पुरुषों की संख्या जो है 9105 और महिला 107 रिक्तियां हैं। तकनीकी के ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र ट्रेड पद व रिक्तियों का विवरण निम्नवार है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग पद हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले चालक की। चालक का देख सकते हैं पहले नंबर पे है और चालक के आंध्र प्रदेश से 145 पद हैं, अरुणाचल प्रदेश से 8 पद, असम से 47, बिहार से 177, ऐसे ही अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। और देखते हैं कि टोटल पद जो कि चालक के हैं यानी ड्राइवर के हैं, वह पद हैं 2372 पद, जो कि आप देख पा रहे होंगे 2372 पद, जो कि बहुत ही ज़्यादा आज तक की भर्ती में ड्राइवर के पदों की संख्या इतनी कभी नहीं आई जितने पद इस बार निकाले गए हैं सीआरपीएफ के द्वारा। और दूसरा जो है मोटर मैकेनिक का है। मोटर मैकेनिक यानी मोटर मैकेनिक वाहन ये जो मोटर मैकेनिक से आईटीआई लोग किए रहते हैं उसके लिए पद दिए गए हुए हैं। यह भी पद बहुत ही संख्या में निकाले गए हैं। 544 पद निर्धारित हैं इनके, 544 पद इनके भी निकाले गए हैं, जो कि बहुत दिनों बाद इन लोगों की वैकेंसी इतनी देखने को मिल रही है। इतनी वैकेंसी इनकी भी काफ़ी दिनों से नहीं आई थी। बिहारों में वैकेंसी आई थी, वहाँ पर कुछ ही पद थे, मगर यहाँ इनके ज़्यादा पद निकल के आए हैं।
और ऐसे ही अन्य पदों की संख्या दिखाई गई है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी है। मोची की है, बढ़ाई की है, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसियां निकाली गई हैं। आंध्र प्रदेश से जो टोटल वैकेंसियां हैं वो 424 वैकेंसियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से केवल 18 वैकेंसी हैं। असम से 275 वैकेंसियां हैं। अब देखते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ से ड्राइवर पद के लिए 290 पद निकाले गए हुए हैं। मोटर मैकेनिक के लिए 56 पद हैं। टोटल वैकेंसियों की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर 1340 पद ही हैं। 1340 पद हैं, जो कि एक देखा जाए कि बहुत ज़्यादा संख्या में निकाले गए हैं। मगर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी से इतने पद एक साथ में निकाले गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। टोटल पदों की संख्या जो है 91,105 पद हैं, जो कि टोटल निकाले गए हैं पुरुषों के लिए हैं। और महिलाओं के लिए रिक्तियों की संख्या अलग अलग है। इसमें सफाई कर्मचारी, ब्रास बैंड और रसोइयाँ, बिगुलर, ऐसे धोबी महिला, हेयर ड्रेसर, ये सब पद जो कि हैं अलग अलग राज्यों से हैं। महिलाओं के 107 पद हैं, जो कि 107 पद टोटल निकाले गए हैं। उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो टोटल 14 पद केवल हैं। तो ऐसे ही अलग अलग वैकेंसियां हैं। ज़्यादातर पुरुषों के लिए ही वैकेंसियां निकाली गई हैं। और ट्रेड्समैन की और भर्तियां जो हैं, इसमें हम देख सकते हैं सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन, इनके भी पद अलग अलग चीज़ों से निकाले, अलग अलग जगहों से निकाले गए हैं, जो कि टोटल 11 ही पद इसमें दिए गए हैं। और 10% रिक्तियाँ जो हैं हमारे एक सर्विस मैनों के लिए निर्धारित सीआरपीएफ के द्वारा किया गया है कि 10% पद जो हैं भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा ही भरे जाएंगे। और ओपन वैकेंसियाँ रहेंगी। 10% पद केवल उन्हीं लोगों से भरा जाना है। और देखते हैं इसमें राष्ट्रीय या नागरिकता। यह आवेदन वही लोग कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हों, भारत के रहने वाले हों, रिक्तियाँ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार हैं। इसलिए अभ्यर्थी को अपने राज्य संघ क्षेत्र से संबंधित अधिवास पीआरसी प्रस्तुत करना होगा। मतलब जहाँ का निवासी होगा उसको यह निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आप भारत के निवासी हो, इस प्रदेश के निवासी हैं। और आयु सीमा सबसे मेन पॉइंट आता है कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और कितने लोग इनएलिजिबल होंगे। तो इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है। वह देख सकते हैं कि 1/8/2023 तक इन्होंने मांगा है 21 से 27 वर्ष। 21 से 27 वर्ष तक इन्होंने मांगा है केवल सिपाही चालक पद के लिए। यानी ड्राइवर के लिए जो अधिमानी आयु सीमा रखी गई है वह 21 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जिनका जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है वही लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, और ये लोग पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसमें आयु और निर्धारित छूट भी दी गई है, जो जिसका विवरण आगे दिया है या देख ही सकते हैं। इसमें जो भी निर्धारित छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए 5 वर्ष अधिमानी छूट रखी गई। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष सेवा जो किए हैं उनको भी छूट मिलेगी। और 1984 के दंगों या गुजरात 2002 के जो गोधा कांड हुआ था उसमें जो मारे गए पीड़ितों के बच्चे हैं उनको अनारक्षित वर्ग में जो आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, उन लोगों को 5 वर्ष छूट दी गई है। और गुजरात के गोधा कांड 2002 में जो भी सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चों को जो उनके आश्रित हैं ओबीसी वर्ग के लिए उनको 8 वर्ष। ऐसे ही अनुसूचित जनजात के लिए अनुसूचित जनजात के बच्चों को 10 वर्ष के लिए अलग से छूट दी जाएगी। और इसमें अन्य पदों के लिए जैसे सिपाही, मोची दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 1/8/2023 से गणना की जाएगी। और जो कि 18 से 23 वर्ष के बीच
जन्मतिथि है या डीओबी है वही लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जाति के अनुसार या कैटेगरी के हिसाब से उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ओबीसी के हैं तो 3 वर्ष, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हैं तो उनको 5 वर्ष, या दंगों से गुजरात दंगों से प्रभावित हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 5 वर्ष, और ओबीसी के लिए 8 वर्ष, और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष जो छूट दी गई है उसके अनुसार वह लोग आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, रिक्तियों की संख्या अलग अलग इसमें दिया गया हुआ है, आप जो कि इसको पढ़ सकते हैं एक बार पूरा। इसमें जो भी चीज़ें हैं आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इसमें प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन जिस वर्ग के हैं उस हिसाब से आपको प्रस्तुत करना होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, प्रस्तुत करना होगा। पिछड़े वर्ग के हैं या अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। अब शैक्षिक योग्यता देखते हैं। शैक्षिक योग्यता जो भी इन पदों के लिए मांगी गई है वह क्या है। तो शैक्षिक योग्यता हम देख सकते हैं कि 1/8/2023 से गणना की जाएगी, जो कि बीच में कुछ समय मिल रहा है लोगों को। तो सिपाही के लिए देख लेते हैं। सिपाही चालक के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष, मतलब हाई स्कूल पास हो या उसके समकक्ष कोई भी योग्यता निर्धारित या मानक को पूरा करते हों। और तकनीकी योग्यता क्या है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती के समय ट्रेड पास करना चाहिए, यानी उनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। परिवहन विभाग से बना हुआ, अपने राज्य से परिवहन विभाग से बना हुआ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जब उनका ट्रेड टेस्ट होगा तो वह ट्रेड टेस्ट पास करेंगे तभी वह इस पद के लिए नियुक्ति हो पाएंगे। और सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए जो भी निर्धारित योग्यता रखी गई है, 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष हो। तकनीकी योग्यता में क्या मांगा गया है, राष्ट्रीय या व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI प्रमाण पत्र, जो 2 वर्ष का मोटर मैकेनिक का कोर्स होता है, वह ITI किया हुआ व्यक्ति ही मोटर मैकेनिक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी अप्रेंटिसशिप भी किए हैं और 1 साल का अप्रेंटिसशिप किए हों, 1 वर्ष का अनुभव रखते हैं, वह भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए योग्यताएं क्या निर्धारित की गई हैं वह आप देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता। और तकनीकी योग्यता में क्या है, संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। जिस पद के लिए आवेदन करेंगे उसमें उन ट्रेडों से दक्ष या उसमें कार्य का अनुभव रखते हों या उससे संबंधित कार्य जानते हों, वह लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ है पायनियर विंग यानी सिपाही, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। इसमें क्या है कि मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल पास हो, उसके साथ में संबंधित ट्रेड में क्या होना चाहिए, मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव हो, या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। यानी जो ITI है, ITI से कोर्स किए हुए होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी, या 1 वर्ष का अनुभव रखते हों तो उनको वह लोग इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे, मेसन, प्लम्बर व इलेक्ट्रीशियन के लिए। और जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि के अनुसार आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वह पात्र नहीं होगा और उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। या भी जो इसके लिए आवेदन करेंगे या उनके पास में ऐसी शैक्षिक योग्यता नहीं है तो वह लोग आवेदन ना करें, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या वेरिफिकेशन के टाइम उनको बाहर कर दिया जाएगा। और इसमें आवेदन कैसे करें, आवेदन
करने के चरण क्या हैं? आवेदन सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड जमा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने संबंधी विस्तार निर्देश के लिए कृपया इस विज्ञापन के संलग्न को देख सकते हैं। इसमें जो भी कुछ है उससे संबंधित आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। इस पीडीएफ में ही दिया गया है। आवेदन पोर्टल 27/3 जो कि हम पहले बता चुके हैं और 25/4 तक चालू रहेगा, यानी 27/3/2023 से 25/4/2023 तक का आवेदन आपके स्वीकृत किए जाएंगे। उसके उपरांत आपके फॉर्म नहीं स्वीकृत कर पाएंगे या फॉर्म की साइट को बंद कर दिया जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, यह भी एक चीज़ देख लेते हैं कि केवल सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये प्रति फॉर्म की दर से परीक्षा शुल्क होगी। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के जो लोग हैं इनको केवल 100 रुपये पे करना रहेगा एक पद के लिए, और अन्य जाति या महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वह निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा कैसी होगी? यह कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी के माध्यम से परीक्षा होगी और परीक्षा विभिन्न चरणों में होनी है और इसके लिए अलग अलग प्रदेशों में केंद्र बनाए गए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश को देखें तो बिलासपुर, हमीरपुर, ऐसे मंडी, नाहन, ऐसे अलग अलग दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। उत्तराखंड को देखें तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने हिसाब से अपने पास के सेंटर को चॉइस करके अपना एग्ज़ाम वहाँ दे सकते हैं। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि हमने पहले ही बता दिया था। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। समय अवधि जो है 2 घंटे की रहेगी। 2 घंटों में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन अलग अलग भागों में बटे होंगे। जैसे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, यानी अधिकतम अंक 25 का ही होगा। और सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 25 नंबर का आएगा और सामान्य गणित वो भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी, हिंदी के भी 25 क्वेश्चन होंगे। ऐसे 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन जो कि 2 घंटों में आप लोगों को करना रहेगा, जो कि सीबीटी के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होना है। और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। गलत क्वेश्चन पे आपके एक गलत क्वेश्चन पे 2.25 अंक काट लिया जाएगा। सही क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। गलत होने पर 0.25 अंक आपके सही में से काट लिए जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं किन किन विषयों से या किन किन पार्टों से या चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वह देख सकते हैं। और इसमें शारीरिक मानक जांच क्या है, यानी अधिमानी लंबाई योग्यता क्या रखी गई है, तो पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। तो इसमें अलग अलग जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, अभ्यर्थियों के कुछ श्रेणी को लंबाई में छूट की अनुमति दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में छूट का मापक्रम क्या है? अनुसूचित जाति के देखो जैसे दिया गया हुआ है 162.5, महिला जो है तो उसके लिए 150 सेंटीमीटर। और इसको पढ़ सकते हैं आप। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मापदंड में लंबाई में छूट दी गई है। ऐसे जो कि निर्धारित जो मानक है वह 170 सेंटीमीटर का है पुरुषों के लिए। छाती, जो छाती का माप होगा यानी सीने का माप होगा, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, और फुलाने के उपरांत 5 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा सीने को। उसमें भी कुछ लोगों को, अन्य प्रदेशों के लोगों को छूट दी गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और महिला अभ्यर्थियों को सीना माप नहीं लिया जाएगा, यह भी इसमें दिया गया हुआ है।
पीएसटी पीटी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चुने गए भूतपूर्व सैनिकों को केवल लंबाई सीना वजन की माप के लिए पीएसटी पीटी में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीएसटी पीटी में पूर्ण छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीटी आयोजित नहीं किया जाएगा, हालांकि उन्हें ट्रेड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको केवल ट्रेड टेस्ट देना रहेगा और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी रहेगी, तभी अगले चरण में वो प्रवेश कर सकते हैं। इसमें अब देखते हैं शारीरिक दक्षता पीटी में क्या होना है। तो पुरुष जो सिपाही चालक हैं उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सिपाही मोटर मैकेनिक, माली, सिपाही पेंटर, बढ़ाई, सिपाही ब्रास बैंड, पाइप बैंड, सिपाही मोची, दर्जी और सिपाही बिगुलर, इन सबको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और महिलाओं के लिए 8.3 यानी 8.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी है। और इसमें भी दिया गया है लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए इसमें भी उनको छूट दी जाएगी, जो भी कुछ मेंशन किया गया है। और इसमें देख सकते हैं जो कुक, जलवाहक, नाई, सिपाही, हेयर ड्रेसर, धोबी महिला, सफाई कर्मचारी, इनको 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी। महिला सिपाही के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ निकालनी है। और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो प्लम्बर, मेसन सिपाही हैं उनको 9 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। तो यह आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं अभ्यर्थियों को कम से कम एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको जबकि कि जहाँ आपका पेपर हो रहा होगा उस समय एक आपको पहचान के लिए अपने पहचान के लिए एक आईडी लेके जाना अनिवार्य रहेगा। टेस्ट देखते हैं। टेस्ट क्या है। सीबीटी, पीएचटी और पीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट व्यवहारिक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और अर्हता प्राप्त करने के लिए होगी। 50 अंकों की पेडिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 20 अंक लाना होगा। यानी टेस्ट होगा 50 नंबर का, उसमें 50 में आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य होगा। टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को उस विशेष ट्रेड पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है, आवेदन किया है। प्रत्येक ट्रेड पद के लिए मापदंड नियमानुसार होंगे, यानी चालक के लिए ड्राइविंग, इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा सबका अलग अलग होगा। जो भी पद के लिए आवेदन करेंगे उनका टेस्ट अलग होगा। जैसे चालक हैं यानी ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के लिए आपको ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। हल्के और भारी वाहन इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग और पार्किंग में रख रखाव, ये सब आपको आना चाहिए। फिटर यानी मोटर मैकेनिक से संबंधित आप पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ऑटोमोबाइल फिटर, आब्लिक मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान, औजारों का संभालना यानी रख रखाव आना चाहिए। औजारों को रख रखाव और उनके से मोटर मैकेनिक से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही अन्य पदों के लिए भी दिया गया है, जैसे मोची ट्रेड का ज्ञान रखना उसको आना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना, नए जूते बनाना, ये सब आना चाहिए। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट के पद के हिसाब से ही ट्रेड टेस्ट होगा, उसका ज्ञान उनको आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन को जो है इलेक्ट्रीशियन संबंधित जो भी जानकारियाँ होनी चाहिए इलेक्ट्रिक से तो वह उनको आना चाहिए। और दस्तावेज सत्यापन सीबीटी, पीएचटी, पीटी और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल से दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे। यानी जो भी ये सब चीज़ें पास हो जाएंगे उस हिसाब से उनको चुना जाएगा और दस्तावेज यानी जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनके वेरीफाई किए जाएंगे। जैसे मोटर मैकेनिक से संबंधित हैं तो फिटर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आईटीआई प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र ये उनके पास होना चाहिए। चालक के लिए हैं तो
ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह चीज़ें जो हैं उनके पास होना चाहिए। और ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन के टाइम में जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डीवी होगा, उस टाइम उनके पास होना चाहिए। और ये जो मेडिकल टेस्ट है, नेत्र परीक्षण है, तो बेहतर आँख के लिए N6 और ख़राब आँख के लिए N9। यानी बेहतर आँख है तो N6 होना चाहिए, बेहतर आँख के लिए 6/6 होना चाहिए बिना सुधार की गई। ऐसे ही सब मानक हैं, उस हिसाब से आपके आँखों की जांच होगी, यानी मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें भी आपको पास होना रहेगा। कलर विज़न में भी आपको कलरों को पहचानना होगा, उसमें भी दोष है तो आपको छांट दिया जाएगा मेडिकल से। आपके पास एक जो है आपका फोटो प्रमाण पत्र में लाना अनिवार्य है, यानी जो भी कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में आप अपनी पहचान के लिए एक आईडी लेके आएंगे साथ में। यह भी मेंशन किया गया है। चयन का तरीका क्या है? चयन का तरीका जो भी चिकित्सा प्रमाण पत्र या सीबीटी एग्ज़ाम जो भी कुछ आपका हो गया है तो आगे की प्रक्रिया के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वह दिया गया हुआ है। अनारक्षित के लिए 30% यानी 30% जो भी आप सीबीटी नंबर पाएंगे उसमें 30% वालों को आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और EWS OBC के लिए जो है 25% नंबर पाए होंगे तो उनको आगे के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अन्य श्रेणियों के लिए 20% पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऐसा दिया गया हुआ है। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनकी मेरिट रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होंगी। जो भी कुछ उनको बुलाया जाएगा वह एक पद पे 8 लोगों को बुलाएंगे, यानी 8 गुना लोगों को बुलाया जाना है। इसमें ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जो भी लोग यह योग्यता रखते हों वह अपना फॉर्म फिलअप कर दें, जो कि 27 मार्च से स्टार्ट होना है और 25 अप्रैल तक। फॉर्म की लास्ट डेट जो 24 अप्रैल है और पेमेंट जो 100 रुपये का पेमेंट है उसकी डेट जो है उसकी डेट 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। उसके बाद पेमेंट नहीं हो पाएगा और फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपको रोचक जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल करियर अपडेट ITI एग्ज़ाम से आपको ऐसी ही प्राप्त होती रहेंगी। आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। और नए लोगों को या आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ आपके भविष्य के लिए या आपके रोज़गार के लिए आपको ऐसी ही प्राप्त होती रहेंगी। और आप जानकारियों से आप अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रयासरत रहें। ऐसे ही कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।